अस्सलाम वालेकुम। tutoria.pk पर खुशामदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। आइए हम सबक हम्द के ओवरव्यू की तरफ बढ़ते हैं, जायज़ा लेते हैं कि इस सबक में क्या बयान किया गया है, इस सबक के शायर कौन से हैं, हम्द के लुग़वी मानी क्या होते हैं, हम्द की hayat क्या है, उसके अशार की तशरीह कैसे की जाए, और कुछ हम जायज़ा लेंगे कि हम्द में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, यानी शायरी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उनके किस किस तरह मानी बयान किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं मुसन्निफ़ की तरफ। तो मुसन्निफ़ जो हैं वो जानी पहचानी शख्सियत के मालिक हैं। आप 8वीं में भी पढ़ के आए हैं। मुसद्दस हाली से इंतखाब 8वीं में भी है। तो कौन थे मुसद्दस हाली के शायर? आपको याद होगा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। उन्हीं के नाम पे जो उनकी नज़म थी, तवील नज़म मद्दो जज़रे इस्लाम, वो हाली के नाम पे मुसद्दस हाली कहलाई। तो हाली ने बहुत सारी खिदमात अंजाम दी और हाली के बारे में ढेर सारी बातें आप जानते हैं। मसलन वो गालिब के शागिर्द थे, सर सैयद के रफ़ीक रहे, उन्होंने नेचुरल शायरी की बुनियाद रखी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलके जदीद नज़म के प्रोग्राम कराना शुरू किए। मौज़ूआती नज़में उसमें पेश की जाती थी। हाली ने खुद भी मौज़ूआती नज़में कहीं। इसके अलावा हाली ने मुसलमानों की बेदारी में अहम किरदार अदा किया। जो इस्लाह की तहरीक सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू की थी, हाली उसके सरकर्दा रुकन थे, यानी हाली ने उसमें अहम किरदार अदा किया। अपनी किताबों के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, अपने खतूत के ज़रिए, अपने असफ़ार यानी सफ़रों के ज़रिए। तो सफ़र करके भी जो है बंदा तहरीक में हिस्सा लेता है। तो हाली ने ढेर सारी किताबें लिखी। उन किताबों के नाम जो है वो हाली के तारुफ में आप इसमें चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं। उससे पहले मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल में भी उन किताबों का जिक्र है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं कि हाली ने जो ये हम्द कही है, इस हम्द में क्या है, हम्द के लुग़वी मानी क्या होते हैं। तो हम्द के लुग़वी मानी ये हैं तारीफ़ करना, और ये लफ्ज़ मखसूस हो चुका है खुदा की तारीफ़ से। हम्द करने वाले को हामिद कहते हैं। पहली आयत आपको याद आ रही होगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अलहम्द यानी हम्द या अलहम्द का लफ्ज़ जो है वो मखसूस हो चुका है खुदा की तारीफ़ से। आम तौर पर यह लफ्ज़ खुदा की तारीफ़ के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि नात का लफ्ज़ जिसका मानी भी तारीफ़ करना है, लेकिन वो मखसूस हो चुका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ से। तो हम्द के लुग़वी मानी है तारीफ़ करना, और अदब में हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं, ऐसी नसर को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ की गई हो, उसकी अज़मत का नक्श हमारे दिल में उजागर किया गया हो, उसको अदब में उस नज़्म को या उस नसर को हम्द कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि हाली ने जो ये हम्द कही है, इसकी hayat क्या है, यानी कुछ इस हम्द को हम डिस्कस करते हैं। तो hayat कहते हैं फॉर्म को। तो इसकी hayat जो है वो गज़ल की hayat है। गज़ल जिस तरीके से लिखी जाती है, यानी गज़ल की जो अपीयरेंस होती है, जो उसकी फॉर्म होती है, इस हम्द की भी सेम वही फॉर्म है। यानी इसमें मतला होता है, जैसे गज़ल में मक्ता होता है, काफिया होता है और रदीफ़ होती है। तो ये हम्द भी गज़ल की hayat में लिखी गई है, और इसमें मक्ता भी मौजूद है, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, मतला भी मौजूद है। अब बारी आती है इस हम्द के आहंग की। हम आपको बताते चलें कि शायरी और नसर में, यानी पोइट्री में और प्रोज़ में, प्रोज़ कहते हैं नसर को, उसमें बुनियादी फ़र्क जो है वो आहंग का है। शायरी रिधम में लिखी जाती है, उसमें ख़ास तरह की हारमोनी होती है। इंग्लिश में उसे मीटर कहते हैं, उर्दू में उसे वज़न कहते हैं, बहर कहते हैं। ये मिलते जुलते अल्फाज हैं। तो शायरी जो है वो एक ख़ास आहंग में होती है, एक ख़ास रिधम में होती है। आइए हम इसका पहले शेर को पढ़ते हैं जो कि इसका मतला है, और जानते हैं कि इसका आहंग क्या है। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा-ए नाफरमा है हम्द सरा तेरा, एक बंदा-ए नाफरमा है हम्द सरा तेरा। तो जब आप इस शेर को पढ़ेंगे और इस हम्द के दीगर अशार को पढ़ेंगे तो ये बात आप पे अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी कि ये हम्द और ये कलाम जो है ये नसर से मुख्तलिफ है। इसके अंदर कोई ऐसी बात है कि जो एक ख़ास तरतीब से है और वो बार बार दोहराई जा रही है। इसी बात को, इसी आहंग
को, इसी रिदम को जो है हमने आपके सामने पेश करना था। आइए अब बढ़ते हैं कि हम्द में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनकी तशरीह कैसे की जाती है, उनके मानी कैसे लिखे जाते हैं और ख़ुद हम्द के शेरों की तशरीह कैसे की जाती है। तो इस सिलसिले में याद रखने वाली बात यह है कि हम्द हो या कोई और जो है वो शायरी की सिनफ हो, यानी नात हो, गज़ल हो या कोई नज़्म हो, उसमें आपने याद रखना है कि बातों को पेचदार अंदाज में पेश किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि शायर जो है सीधी सीधी बात करे। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां भी आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान। कोई बात ऐसी होती है जो बैनो सुतूर होती है, बिटवीन द लाइंस होती है। इसी तरह शायरी में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कि जिनके आम तौर पे तो मानी कुछ और होते हैं, लेकिन शायर की मुराद कुछ और होती है। तो शायरी और नसर को तशरीह करने में खासा फ़र्क होता है, इन बातों को जहन में रखना पड़ता है। तो आपने शायर का माफ़ी और ज़मीर जानने की कोशिश करनी है, आपने ये जानने की कोशिश करनी है कि शायर कहना क्या चाहता है। इसके लिए आपको एक तो मानी जो हैं मुख्तलिफ़ तरह के जो शायर ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उनके मुख्तलिफ़ तरह के मानी लुगत से देखने चाहिए, अपने उस्ताद से पूछने चाहिए, ख़ुद भी गौर करना चाहिए कि इस सिनफ के मुताबिक, यानी अगर जैसे ये हम्द का हम जिक्र कर रहे हैं कि हम्द में अगर जिक्र हो रहा है इस लफ्ज़ का, तो इस लफ्ज़ के क्या मानी शायर ने मुराद लिए होंगे। इसी तरह आपने शेर को पहले सादा नसरिया अंदाज में लिख लेना है और उसके बाद उसको फैला के तशरीह उसकी करनी है। इन चीज़ों को आपने दो बातों को मद्देनज़र रखना है। एक और बात जो इस सिलसिले में बड़ी अहम है वो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम्द में से या हिस्सा नज़्म में से पेपर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो आपका जो बोर्ड है उसके आप पेपर निकलवा के देख सकते हैं कि उसमें आपके इस चैप्टर से हिस्सा नज़्म से कौन कौन से सवालात आते हैं। मसलन हिस्सा नज़्म में से मुख्तसर सवालों के जवाब वाला जो है वो भी कोई जुज़ आ सकता है। उसके अलावा मारूज़ी में भी हमसे या हिस्सा नज़्म से कोई बात पूछी जा सकती है। एराब वाली जो है वो सिलसिले से कोई एराब जो है वो दिए जा सकते हैं। कोई दीगर तरह के जो है दुरुस्त गलत जो हैं वो आ सकते हैं। तो इस तरह के सवालात जो हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के आखिर में, जैसे हम्द के आखिर में काफ़िया रदीफ़ का जिक्र है, तो उस बारे में भी कोई बात जो है वो पूछी जा सकती है। इसके अलावा इसमें से एक अहम जुज़ आता है कि इन अशार की तशरीह करें। फेडरल में ये सवाल ऐसे आता है कि दो नज़मों में से जो हैं वो नज़म पारे दिए जाते हैं, दो नज़मों से आप कह लें कि दो दो शेर दिए जाते हैं और किसी एक जुज़ की तशरीह करनी होती है। तशरीह कैसे की जाती है? तशरीह में आपने नसर की तशरीह से इसकी तशरीह मुख्तलिफ होती है। नसर की तशरीह में क्या होता है, हवाला मतन पूछा जाता है, इसमें भी हवाला मतन पूछा जाता है। शायर का नाम लिखना है, आपने नज़म का नाम लिख देना। लेकिन नसर में होता है सियाको सबाक, नज़म की तशरीह में सियाको सबाक नहीं होता, सिर्फ हवाला मतन है। हवाला मतन लिखने के बाद डायरेक्ट बारी आ जाती है तशरीह की। तो तशरीह अब कैसे की जाए ये हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हम इजमाली तौर पे यानी मुख्तसर तौर पे आपको बता चुके हैं कि शायरी में और नसर में काफ़ी फ़र्क होता है। शायरी में बातों को जामे अंदाज में बयान किया जाता है, इख्तिसार के साथ बयान किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि शायर जो है वो दरिया को कूज़े में बंद करता है। शायरी इस चीज़ का नाम है कि बड़ी बात को मुख्तसर लफ्ज़ों में लेकिन जामे लफ्ज़ों में बयान कर दिया जाए। तो जब आपने नज़म की तशरीह करनी है, हम्द के शेर की तशरीह करनी है, तो आपने उसको अच्छी तरह फैला लेना है। आपने पहले उसका मफहूम जानने की कोशिश करनी है। मसलन पहला शेर है, कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा एक बंदा ए ना फरमा है हम्द सरा तेरा। तो इसमें पहले आपने मफहूम जानना है। मफहूम इसका ये है कि शायर अल्लाह की कुदरत का जिक्र कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अल्लाह ताला की तमाम दिलों पर हुक्मरानी है, जिसका सबूत ये है कि मुझ ऐसा शख्स जिससे कदम कदम पर नाफरमानियां सरजद होती हैं वो भी अल्लाह की तारीफ में रतबुल लिसान है। ये है इसका मफहूम, इसको आपने फैला के बयान कर देना है। इसके अलावा है बात करने का अंदाज। मसलन कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, ठीक है, यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि इससे बढ़कर तो कोई इक़्तिदार हो नहीं सकता। तो आपने अंदाज समझना है कि शायर क्या जो बात कर रहा है वो कौन सा अंदाज है। वो सवाल पूछ रहा है,
वो इस्तिफ़हामिया अंदाज इख्तियार कर रहा है, यानी क्या, कब, क्यों वगैरह इस तरह की कोई बात जो है वो कुरेद कर रहा है, उसको ऐसी बात पूछ रहा है, या वो हैरत का इजहार कर रहा है जिसको इस्तेजाबी अंदाज कहते हैं। तो शायरी में तरह तरह के अंदाज इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए जो है शायरी काफ़ी पेशदार चीज़ होती है। तो आपको ये चाहिए कि हम्द को बार बार पढ़ें, नात की तशरीह की जब बारी है तो नात को बार बार पढ़ें। तो जब हम हम्द को पढ़ेंगे बार बार और उसके मानी पे गौर करेंगे, उसके मिसरों को नसर के अंदाज में लिखेंगे, मफहूम पे गौर करेंगे, तो फिर इसकी तशरीह करने के आप काबिल हो जाएंगे। अब बारी आती है इस सबक की मश्क की। तो मश्क में जो सवालात दिए जाते हैं वो आमतौर पे उसी तरह होते हैं जैसे दीगर चैप्टरों में दिए गए हैं, यानी सवालों के मुख्तसर जवाब दें। तो आपने यही करना है कि सवालों को पढ़ना है और हम्द को मद्देनज़र रखते हुए, उसके मतन को मद्देनज़र रखते हुए आपने उनके जवाब देने हैं। खुलासे से भी आप मदद ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि खुलासे में लिखी हुई हर बात जो है वो दुरुस्त नहीं होती। अक्सर खुलासे गैर मेयारी होते हैं और बाज़ खुलासे मेयारी होते हैं, लेकिन उनसे कोई भूल चूक हो सकती है। तो इसलिए अपनी अकल को भी काम में लाएं और जो बात सीधी है उसको उस तरह लिखें। उस्ताद से मदद लें, अपने क्लास वालों से मदद लें, और जिस तरह हम आपको गाइड करते रहते हैं इन बातों को भी जहन में रखें। जैसे इसी सबक के बारे में हम आपको बताएं कि बाज़ खुलासों में इसके सवालों के जवाब दुरुस्त नहीं दिए गए, तो आपने अगर ऐसे खुलासों से आप तैयारी करेंगे तो पेपर में आपके नंबर कट जाएंगे। आपने हम्द के अकॉर्डिंग जो है जवाब देने हैं, ठीक है। तो ये चंद बातें थी कि हम्द का लुग़वी मफ़हूम क्या होता है, हम्द का अदबी मफ़हूम क्या होता है, हम्द की ये जो हम्द लिखी गई है इसकी हैत क्या है, इसके काफ़िए रदीफ़ क्या हैं, ये भी आप गौर करें कि 13 इसकी रदीफ़ है, सिवा और हम सरा ये इसके काफ़िए हैं। इसके अलावा इसका आहंग हमने आपको बताया कि एक ख़ास फ़्लो होता है शायरी में, उसके मुताबिक उसको पढ़ना होता है। उस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको लुत्फ़ भी आएगा और आपको ये हम्द याद भी हो जाएगी। तशरीह का हम आपको बता चुके हैं कि तशरीह करते हुए जहन में रखें कि शायर सीधे अंदाज में ज़रूरी नहीं है कि बात करें। शेर जो है पेचदार होता है, शेर जो है जामे होता है, इख्तिसार उसमें होता है, तो उसके मफ़हूम को समझ के आपने तशरीह करनी है। एक और बात जो है दोहराते चलें, सियाको सबाक आपने नहीं लिखना जब आप नज़म की तशरीह कर रहे हैं, सिर्फ हवाले मतन करेंगे और फिर आप तशरीह पे आ जाएंगे और मश्क के सवालात जो हैं उनके हम्द के मुताबिक जवाब देंगे। आखिर में आप जो है काफ़ी रदीफ़ को मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस हम्द के काफ़िए जो हैं वो अपने पास कापी पर लिखने, रदीफ़ जो है वो कापी पर लिखने, तो इस हम्द की मुकम्मल तफ़हीम आपके सामने हो जाएगी। उम्मीद है कि ये ओवरव्यू हमने आपके सामने पेश किया, इससे आपको इस हम्द को सीखने का, समझने का, इसकी तशरीह करने का, इसके मश्की सवालात को हल करने का मौका मिला होगा, रहनुमाई मिली होगी। मेरा नाम फरहान अली है और मैं tutorial.pk पर उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ।